हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिना किसी देरी के दिन भर की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश में भारत नहीं है शामिल। जी हाँ, अमेरिकी अदालत में सामने आया सच। जी हाँ दोस्तों, यानी कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश में अमेरिका का नया आरोप। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी दिया तगड़ा जवाब। आपको बता दें दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी और अमेरिकी कनाडाई नागरिक गुरपतवंत सिंह की हत्या के प्रयासों में भारत का कोई लेना देना नहीं है। ये बात अमेरिकी अदालत में आरोपी के एक बयान के स्वतः स्पष्ट हो रही है, मगर इसके पीछे किसका हाथ है ये जांच करने में भारत और अमेरिकी संयुक्त रूप से जुटे हुए हैं। आरोपी ने हत्या की साजिश में भारत सरकार की संलिप्तता का जिक्र तक नहीं किया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर इस बीच भारत को चेतावनी देने वाले अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि यूएस में एक सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश एक भारतीय नागरिक ने रची है। अमेरिका की एक अदालत में बुधवार को सामने आया अभियोजन पक्ष के आरोप पत्र के अनुसार निखिल गुप्ता, जो 52 वर्ष के हैं, उन पर न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की नाकाम साजिश में संलिप्त रहने का आरोप है। मगर इसमें यह खुलासा नहीं किया गया है कि किस अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रखी गई थी। हालांकि फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से पिछले हफ्ते खबर जारी की थी कि अमेरिकी अधिकारियों ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या साजिश को नाकाम कर दिया था। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जो बड़ी खबर और बड़ी बात और लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने अब नया आरोप लगाया है खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश में, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी तगड़ा जवाब दिया। आपको बता दें, इस मामले में तथाकथित रूप से एक भारतीय अधिकारी पर आरोप लगने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले को सरकारी नीति के विपरीत बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह चिंता का विषय है। उन्होंने दोहराया कि नई दिल्ली ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जो आरोपों की जांच कर रही है। दोस्तों, इस आरोप पर बागची ने कहा कि जहां तक एक व्यक्ति के खिलाफ अमेरिकी अदालत में दायर मामले का संबंध है, उसे कथित तौर पर एक भारतीय अधिकारी से जोड़ा गया है और ये चिंता का विषय है। हमने कहा है कि ये सरकारी नीति के भी विपरीत है। अब ऐसे में दोस्तों, अमेरिका ने पहले तो भारतीय इस नागरिक पर आरोप लगाया, लेकिन अब ये नहीं बता रहा है कि आखिर किसको मारने की कोशिश की गई थी। ऑफिशियल कोई नाम नहीं लिया गया है दोस्तों कि किस अमेरिकी नागरिक को मारने की साजिश रची गई थी। अब ऐसे में फिर अमेरिका कोई ना कोई बहुत बड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका का हमेशा से यही रहा है दोस्तों कि उसने चीजें कभी क्लियर नहीं की और फिर एक बार बातों को दबाने की और भारत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां फिरोजपुर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ जवानों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, अमृतसर में मिली हेरोइन। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर में बुधवार की रात अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल देखने को मिली। पाकिस्तानी ड्रोन की आवाज आने पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने करीब 15 गोलियां दागी। हालांकि ड्रोन पाकिस्तान लौट गया। ये घटना बुधवार रात 9:45 बजे बीएसएफ चेक पोस्ट जामा रखिया हिटाड़ की है। जी हाँ, खुफिया सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ बटालियन 182 के जवान सरहद पर लगी फेंसिंग के साथ साथ गश्त कर रहे थे। उन्होंने आसमान में मंडराते ड्रोन की आवाज सुनी। जवानों ने इंसास राइफल के ताबड़तोड़ 15 गोलियां दागी, लेकिन ड्रोन सुरक्षित पाकिस्तान लौट गया। सीमा सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों ने गुरुवार को विशेष सर्च अभियान भी चलाया, लेकिन देर शाम तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सरहद पर तैनात जवानों के मुताबिक धुंध पड़ना शुरू हो चुका है। धुंध में ड्रोन को दिखना मुश्किल है। उनकी आवाज सुनकर ही फायरिंग की जाती है। धुंध में ड्रोन और तस्करों पर नजर रखना एक चुनौती है, मगर बीएसएफ जवान सरहद पर चौकस है और पाकिस्तान की हर गतिविधि पर पैनी नजर है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, आपको लेटेस्ट जानकारी बता दें जम्मू कश्मीर से, जहां पर फिर एक बार पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई शुरू। दोनों ओर से गोलीबारी जारी। जी हां, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। कश्मीर जोन पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलवामा के अरिहल गांव में दहशत गर्दों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हो रही है। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान मौके पर तैनात हैं। ऑपरेशन चल रहा है। अब देखना ये होगा कि ऑपरेशन कब जाके खत्म होता है दोस्तों, और इसमें कितने आतंकवादियों को भारतीय सेना लिटा पाती है। ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी कहना मत भूलिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां चीनी फौज भारतीय सेना के साथ संबंधों को देती है महत्व। जी हां, ऐसा हम नहीं बल्कि दोस्तों खुद चीन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। कहीं भारत को मक्खन लगाने का प्लान तो नहीं। बता दें, चीन के रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि इसकी फौज भारतीय सेना के साथ अपने संबंधों को महत्व देती है तथा पूर्वी लद्दाख में गतिरोध
गतिरोध के बीच कोर कमांडर स्तर की 20 दौर की वार्ता से तनाव घटाने में मदद मिली है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कुछ स्थानों पर 3 साल से अधिक समय से गतिरोध बना हुआ है, जबकि दोनों पक्षों ने व्यापक राजनयिक एवं सैन्य वार्ता के बाद कई इलाकों से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। भारत ये कहता रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल होने तक चीन के साथ इसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल वू छियान ने पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी गतिरोध पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेताओं के मार्गदर्शन के तहत दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए प्रभावी संवाद कायम रखा है तथा वेस्टर्न सेक्टर में शेष मुद्दों का हल करने में क्रमिक प्रगति की है। कर्नल वू ने कहा कि भारत चीन सैन्य संबंध को महत्व देता है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय पक्ष परस्पर विश्वास बहाल करने, उपयुक्त तरीके से मतभेदों को दूर करने और सीमाओं पर शांति एवं स्थिरता के लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमारे साथ काम करेगा। ऐसे में दोस्तों चाइना का भारत के साथ संबंधों के महत्व जैसी बात पर दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि चाइना फिर कोई ना कोई इसमें कोई चाल ही चल रहा होगा, क्योंकि हर बार चीन ने धोखा ही दिया है। वो जब भी मीठी छुरी जैसी बात करता है दोस्तों, उसके बाद उसने कोई बड़ा कांड अवश्य किया। इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। क्या चीन से सावधान रहना चाहिए भारत को, भारत सेना को? एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर लाहौर में भारतीय सिख परिवार को पुलिस की वर्दी में आए लुटेरों ने लूट लिया। जी हां, तीर्थ यात्रा पर पाकिस्तान गया था ये परिवार, जहां पर पुलिस की वर्दी में इनको लूट लिया गया। बता दें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में एक भारतीय सिख परिवार को पुलिस की वर्दी पहने लुटेरों ने लूट लिया। पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी। पुलिस के अनुसार ये घटना बुधवार की है, जब गुरु नानक की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कंवलजीत सिंह और उनका परिवार गुरुद्वारा ननकाना साहिब से लौट रहा था। पुलिस प्रवक्ता एहतशाम हैदर ने पीटीआई भाषा को बताया कि ये घटना तब हुई जब गुरुद्वारे से लौटने समय पीड़ित परिवार खरीदारों के लिए लाहौर के गुलबर्ग इलाके में लिबर्टी मार्केट गए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारत से यहाँ आया सिख परिवार जब एक दुकान से बाहर पहुंचा था, पुलिस की वर्दी पहने 2 लुटेरों ने उन्हें रोका और बंदूक की नोक पर नकदी और आभूषण लूट लिए। उन्होंने बताया कि लुटेरों ने सिख परिवार से 2.5 लाख भारतीय रुपए और 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए के अलावा गहने लूट लिए। जी हाँ दोस्तों, हैदर ने कहा कि पुलिस उप महानिरीक्षक ने परिवार के साथ मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया कि लुटेरों को गिरफ्तार किया जाएगा, साथ ही पीड़ित परिवार के नुकसान की भरपाई की जाएगी। पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने भी घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत लाहौर पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट मांगी है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान से अगर ऐसी खबर आ रही है तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां पर ये सब चीजें आम बात है। लेकिन यहाँ बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये भारतीय के साथ हुआ है। इस पर आपकी जो भी निजी प्रतिक्रिया हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करेंगे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। इस ऐलान से चकराया चीन। बता दें हिंद प्रशांत क्षेत्र में अब चीन की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रमुख रणनीतिक और नीति विशेषज्ञों ने बृहस्पतिवार को यहां पहले हिंद प्रशांत सम्मेलन के हिस्से के रूप में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा के खतरों को दूर करने और रणनीतिक स्थिरता बढ़ाने के लिए व्यवहारिक विचारों का पता लगाने के लिए एकजुटता दिखाई है। इससे चीन चकरा गया है। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम की सह मेजबानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग ने काउंसिल ऑफ जियो स्ट्रेटजी और किंग्स कॉलेज लंदन के साथ साझेदारी में की। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां भारत ने की ग्लोबल साउथ की ऐसी परोपकारी की मुरीद हो गया संयुक्त राष्ट्र। चीन और पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका। बता दें G20 की अध्यक्षता के दौरान ही भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों की पैरोकारी को तेज कर दिया है। भारत का प्रयास ग्लोबल साउथ की आवाज और उसका लीडर बनने का था। अपने इस मकसद में भारत बेहद सफल भी रहा। ग्लोबल साउथ के देश भी अब भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। संयुक्त राष्ट्र भी भारत के इस पहल का मुरीद हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष नेताओं और राजदूतों ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने और दक्षिण सहयोग का पैरोकार होने के लिए भारत के अनुकरणीय नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने देश की G20 अध्यक्षता और भारत तथा संयुक्त राष्ट्र के बीच स्थायी साझेदारी पर भी प्रकाश डाला। भारत की सफलता से पाकिस्तान और चीन जल उठे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पिछले साल दिसंबर में G20 की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए संभाली थी और अब वो इसे ब्राजील को सौंपने वाला है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने बुधवार को यहाँ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ पर हूती विद्रोहियों ने जिस जहाज का किया था अपहरण, उस पर यमन में लोग बना रहे टिकटॉक वीडियो। बता दें यमन के हूती विद्रोहियों ने जिस इजराइल से जुड़े एक कार्गो जहाज का अपहरण कर लिया था, उस
जहाज का उपयोग अनोखे तरीके से हो रहा है। उस जहाज पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टिकटॉक बना रहे हैं। पिछले 19 नवंबर को लाल सागर से हूती विद्रोहियों ने भारत की ओर जा रहे इजरायली बेस्ट इस कार्गो जहाज को अगवा कर लिया था। इसके तहत नाकाब और हथियार पोश हमलावरों जो थे वो जहाज पर चढ़ गए थे और बंदूक की नोक पर फिल्मी स्टाइल में जहाज को कब्जे में ले लिया था। हालांकि अब कहानी बदल चुकी है और इस जहाज का यमन में अलग ही तरीके से उपयोग हो रहा है। यमन के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का टिकटॉक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे लोग इस कब्जाए गैलेक्सी मालवाहक जहाज पर नाच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी के लिए ये बहुत ही सीरियस बात है, बहुत गंभीर बात है और किसी के लिए कोई फर्क ही नहीं है दोस्तों। इस पर वीडियो बनाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना, अपनी डायवर्सिटी दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां इंडियन एयरफोर्स की बढ़ेगी ताकत, 97 तेजस विमान और 150 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी। बता दें, भारत ने सशस्त्र बलों की समग्र लड़ाकू क्षमता को बढ़ावा देने के लिए तेजस विमान और प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 97 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों और लगभग 150 प्रचंड हेलीकॉप्टर की अतिरिक्त खेप की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। यह मंजूरी ऐसे समय दी गई है जब भारत पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ कई स्थानों पर सैन्य गतिरोध में उलझा हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2,23,000 करोड़ की कुल खरीद का 98% घरेलू उद्योगों से प्राप्त किया जाएगा और इस कदम से रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारतीय रक्षा उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, एक और खबर की बात करें, जहां तालिबान को लेकर क्या है भारत की विदेश नीति, अफगानिस्तान पर मोदी सरकार की चुप्पी क्या कहती है आपको बता दें। भारत और अफगानिस्तान के बीच दशकों से जारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध 23 नवंबर 2023 को टूट गया। इसी दिन अफगानिस्तान के दूतावास ने भारत में अपने काम को बंद करने का ऐलान कर दिया। इस दूतावास को अफगानिस्तान की पिछली सरकार में नियुक्त अफगान कर्मचारी चला रहे थे। दिल्ली में स्थित अफगान दूतावास, जो कभी भारत के गणमान्य व्यक्ति और राजनीतिक वर्ग के शीर्षस्थों की मेजबानी करता था, अब उजाड़ नजर आने लगा है। इस दूतावास की दीवारों पर अब भी पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की आदमकद छवियां मौजूद हैं, जो 2 साल पुरानी कहानी को बयां करती है। वहीं मौजूदा कब्जाधारी तालिबान हुकूमत का कहना है कि वो जल्द ही नई दिल्ली में अफगान दूतावास को शुरू कर देगा, लेकिन अभी तक भारत की अफगानिस्तान को लेकर विदेश नीति स्पष्ट न हो सकी है। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तभी से इस नई दिल्ली में मौजूद अफगान दूतावास के भविष्य पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। हालांकि 2 साल तक यह दूतावास जैसे तैसे चलता रहा। इस दूतावास ने वीजा संबंधित काम भी किए, लेकिन पहले की तुलना में काफी कम। अब आपको बता दें कि भारत की वर्तमान अफगानिस्तान नीति वास्तव में क्या है। दरअसल भारत ने हमेशा लोकतांत्रिक अफगानिस्तान और तालिबान का विरोध करने वाली ताकतों का समर्थन किया है। भारत अफगानिस्तान संबंधों के इतिहास में यह पहली बार है कि नई दिल्ली काबुल में तालिबान शासन के साथ बात करती नजर आ रही है। जब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, तब भारत ने अफगानिस्तान से किनारा कर लिया था। भारत अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी की ओर उम्मीदों से देख रहा था, लेकिन वो खुद शरण लेने के लिए काबुल छोड़कर विदेश फरार हो गए। भारत ने फिर भी काफी इंतजार किया। इसका पता इस बात से लग सकता है कि अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास बंद होने वाले अंतिम दूतावासों में से एक था, जिसमें राजनयिक कर्मचारियों को केवल आवश्यक चीजों के साथ स्वदेश वापस आने का निर्देश दिया गया था। बहरहाल दोस्तों, भारत हमेशा लोकतांत्रिक देशों का समर्थन करता है। भारत हमेशा मानवता का समर्थन करता है। जहां पर लोगों की जान की सिक्योरिटी है, भारत उस देश से काफी अच्छे संबंध रखता है। लेकिन जहां पर जिस देश का आतंकवाद जैसा नेचर होता है दोस्तों, उसके साथ थोड़ा सा तो कटना पड़ता है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तालिबानियों को लेकर जिन्होंने एक समय में 2021 में काफी आतंक मचाया था। अगली खबर की बात करें, जहां ईरान के सर्वोच्च नेता ने बाइडेन प्रशासन को क्यों दिया धमकी, मध्य पूर्व से अमेरिका का सफाया कर देंगे जैसा दिया बयान। बता दें, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने अमेरिका को खुलेआम चेतावनी दी है। उन्होंने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बासीज मिलिशिया के जवानों को संबोधित करते हुए मध्य पूर्व को अमेरिकी विहीन करने की धमकी दी। अमेरिका को विहीन करने की, नष्ट करने की धमकी दी। मध्य पूर्व में अमेरिका सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मध्य पूर्व में तैनात है। मध्य पूर्व के कई देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं। हाल के इजराइल हमास युद्ध के दौरान भी अमेरिकी नौसेना ने अपने 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इसी इलाके में तैनात किया है। इसके अलावा नाटो देशों के युद्ध पोत भी मध्य पूर्व में लगातार गश्त लगा रहे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार खामेनेई ने कहा कि गाजा में मौजूदा युद्ध से क्षेत्र में अमेरिकी भूमिका को शक की नजरों से देखा जाएगा। दोस्तों, एक और खबर बता दें, जहां रशिया की जनसंख्या बढ़ाने को राष्ट्रपति पुतिन का विवादित बयान। कहा, अगर 7 से 8 बच्चे पैदा करें महिलाएं तो आर्थिक मदद देगी सरकार। बता दें, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की
सभी महिलाओं से आग्रह किया है कि अगर वे 7, 8 या इससे ज्यादा बच्चे पैदा करें तो उन्हें उनकी सरकार की तरफ से आर्थिक और जरूरी सहायताएं दी जाएगी। राष्ट्रपति ने ऐसा बयान देश की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए दिया है ताकि भविष्य में यूक्रेन जैसे युद्ध के लिए सैनिकों की कमी ना रहे। खबरों के अनुसार पुतिन चाहते हैं कि रशिया के लोग पहले के रूसी जारशाही परिवार की तरह अपनी फैमिली बड़ी बनाएं। बता दें कि पुतिन का यह बयान रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच आया है। अगली खबर की बात करें, जहां जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लश्कर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 2 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने बृहस्पतिवार को लश्कर तैयबा मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीम के साथ मिलकर लश्कर टीआरएफ के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और आतंकवादियों के सहयोगी परवेज अहमद और शौकत अहमद के खुलासे पर एक जंगल से हथियार बरामद किया। साथ ही साथ आपको बता दें बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत को स्ट्राइकर का कौन सा वेरिएंट किया ऑफर, जमीन से आसमान तक करेगा मार। बता दें अमेरिका ने भारत को स्ट्राइकर आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल के एयर डिफेंस वेरिएंट की पेशकश की है। भारतीय सेना इस आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स को दुश्मन के विमानों को मार गिराने के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात कर सकती है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका ने भारतीय सेना को एयर डिफेंस सिस्टम से लैस स्ट्राइकर आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल की पेशकश की है। उन्होंने भारतीय संस्थाओं के साथ आर्म्ड व्हीकल का सह उत्पादन करने की पेशकश की है। भारत के साथ 2+2 वार्ता के दौरान अमेरिकी पक्ष ने स्ट्राइकर बख्तर-बंद लड़ाकू वाहन के सह उत्पादन पर जोर दिया था और इसकी घोषणा अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने भी की थी। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां फर्स्ट गियर में भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में शानदार जीडीपी ग्रोथ, सारे अनुमान रह गए पीछे। जी हां, चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 2023 में देश की अर्थव्यवस्था ने शानदार ग्रोथ दिखाया है। दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% रही है। वहीं इसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही थी। जी हां दोस्तों, ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां बच्चों को पाकिस्तान ले जा पाएगी अंजू उर्फ फातिमा, क्या ये पॉसिबल है? कस्टडी को लेकर भारत पाकिस्तान आ सकते हैं आमने सामने। बता दे पाकिस्तान गई अंजू 6 महीने बाद फिर लौट आई है। राजस्थान के अलवर की रहने वाली अंजू ने 25 जुलाई को पाकिस्तान के नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था। फातिमा बनी अंजू आखिर भारत क्यों आई है, इसके बारे में उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने बताया कि अंजू अपने बच्चों की बहुत याद करती हुई उनसे मिलने के लिए वो भारत गई है। नसरुल्लाह ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू दिया था। हालांकि ये सब कहने और सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। इसी तरह के मामले में कई सारे कानूनी पचड़े आते जाते हैं। बच्चों की कस्टडी इतनी आसान से नहीं मिलेगी। इस मामले में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, दोनों देशों की अपनी चुनौतियां हैं और राजनयिक संबंध है जो इसे जटिल बना सकती है। क्या क्या चुनौतियां हैं वो आपको हम बताते हैं दोस्तों। पहला है क्षेत्राधिकार संबंधी संघर्ष, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संधियां और कानून, तीसरा है सांस्कृतिक और धार्मिक विचार, चौथा है लीगल रिप्रेजेंटेशन, पांचवा है माता पिता के अधिकार और जिम्मेदारियां, छठा है अदालती आदेशों का लागू करना, सातवां लीगल सिस्टम में अंतर, द्विपक्षीय समझौते और संधियां, नौवां है सांस्कृतिक और भाषा बाधाएं, 10वां है लागत और समय, 11वां बच्चों के हित, 12वां माता पिता की भूमिका और 13वां है मीडिएशन। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद भी अंजू को यह लग रहा होगा कि वो बहुत आसानी से अपने बच्चे को पाकिस्तान ले जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आपको बता दें कि भारत लौटते समय वाघा बॉर्डर पर अंजू ने पाकिस्तान के बारे में जो बातें कही, बड़ी बड़ी बातें कही, सुनकर दुआ करने लगेगा पाकिस्तान। बता दें पाकिस्तान से रवाना होने से पहले अंजू ने पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों के साथ बातचीत में कहा कि यहाँ रहने के दौरान उनको बहुत सम्मान मिला। इतने महीनों में कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि वो किसी परेशानी में है। यहाँ कभी भी मुझे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई। मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि यहाँ मुझे अपनेपन के साथ रखा गया है। जी हाँ, यानी कि पाकिस्तान की जमकर बड़ाई की गई है दोस्तों अंजू के द्वारा। इस पर आपका क्या बयान होगा बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहाँ 5 राज्यों में आखिर किसकी सरकार, आखिर पोल ऑफ पोल्स के चौंकाने वाले आंकड़े क्या कहते हैं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का महा एग्जिट पोल कांग्रेस ने दी कांटे की टक्कर, सी वोटर ने बीजेपी को भी चौंका डाला। राजस्थान का भी आंकड़ा आपको बताएंगे दोस्तों और बताएंगे कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस को नुकसान। 3 दिसंबर को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी होंगे। इससे पहले सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। इसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एग्जिट पोल में 5 में से 2 राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। ऐसे में पोल ऑफ पोल्स में आखिर बताते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में किसकी सरकार बन सकती है। दरअसल पोल ऑफ पोल्स में मध्य प्रदेश में बीजेपी 124 सीटों के साथ जीत हासिल करेगी, जबकि कांग्रेस को 132 सीटों से संतोष करना
करना पड़ सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस 62 सीटों के साथ सरकार बनाएगी और सत्तारूढ़ बीआरएस को 44 सीटें मिल सकती हैं। यानी मध्य प्रदेश में फिर एक बार बीजेपी को बम्पर फायदा होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। कांग्रेस को कुल 90 सीटों में से 49 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 38 सीटें मिलने की उम्मीद है, अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। यानी छत्तीसगढ़ में जो जीत है वो कांग्रेस के पाले में भी दिखाई नहीं दे रही, या यूं कह ले कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं टक्कर दे रही है कांग्रेस को। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 30 साल पुराना रुझान जारी रहने की उम्मीद है और भाजपा को 104 सीटों के साथ आरामदायक जीत हासिल हो सकती है। कांग्रेस को 85 सीटें हासिल कर सकती है। जी हाँ, यानी कि फिर एक बार राजस्थान में बनेगी बीजेपी की सरकार। जी हाँ, मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं। सत्तारूढ़ एमएनएफ को 14 सीटें मिल सकती हैं और जेडीपीएम को 17 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस राज्य में गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती है और उसे 7 सीटें जीतने की उम्मीद है। पोल्स और पोल से पता चलता है कि बीजेपी को 1 सीट मिलेगी। वहीं दोस्तों अगर एबीपी न्यूज सी वोटर की बात करें तो राजस्थान में कुल 199 सीटों में से कांग्रेस को 71 से 91, बीजेपी को 94 से 114, अन्य को 9 से 19 सीटें मिल सकती है। यानी कि हर एक एग्जिट पोल में, हर एक अलग अलग एजेंसी के एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में दोस्तों राजस्थान के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर। दोस्तों आप इसको किस नजरिए से देखते कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते बीजेपी को फायदा या कांग्रेस को नुकसान। मध्य प्रदेश में बीजेपी का दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल में बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है। दोस्तों एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक चंबल रीजन के 34 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 26 सीटें आ सकती है, 26 लेकर 30 सीटें आ सकती हैं। वहीं बीजेपी हाथ महज 4 से 8 सीटें लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल में भी बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते बीजेपी को फायदा हो पाएगा या भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस मुद्दे पर। साथ ही साथ दोस्तों जब ये आंकड़े निकलकर सामने आए मध्य प्रदेश के, तो कमलनाथ को बहुत बड़ा धक्का लगा और कमलनाथ ने क्या बयान दिया आपको बता दें। उन्होंने कहा कि देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, शिवराज सिंह ने कहा कि लाडली बहनों ने निकाले सारे कांटे। एग्जिट पोल के नतीजों पर शिवराज सिंह ने दिया जवाब और जताया भरोसा। साथ ही साथ राजस्थान में बीजेपी की बनती सरकार देख गहलोत भी चौंक गए। दोस्तों उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल कुछ भी आए, सटोरिये कुछ भी कहे, लेकिन सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। बहरहाल सरकार किसकी कहां बनेगी वो तो रियलिटी में 3 तारीख को ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बता दें, जहां यूपी बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन शहरों के बीच चलेगी वंदे भारत। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों ने भारतीय रेलवे की दिशा और दशा बदल कर रख दी है। अब तक लगभग सभी राज्यों को उसकी वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश को एक और वंदे भारत मिलने वाली है, जो कि लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित होगी। वही वंदे भारत ट्रेन यूपी और बिहार के बीच चलेगी, यानी कि 2 राज्यों को इस एक ट्रेन से फायदा मिलेगा। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी की राजधानी लखनऊ से बिहार की राजधानी पटना के बीच ये वंदे भारत चलेगी। ये ट्रेन लखनऊ से सुल्तानपुर और वाराणसी होते हुए पटना तक चलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये तभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।